जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, प्रगतिवाद से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू हमने पहले क्लास में कर लिया था। दूसरे क्लास में हमने केदारनाथ अग्रवाल जी को, उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, पीवाईक्यू थे, वो किए। और तीसरे क्लास में हमने नागार्जुन जी से रिलेटेड जितने भी प्रमुख रचनाएं थी, उन पे ट्रिक के साथ बात की और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पे हमने चर्चा किया। आज की क्लास में प्रगतिवाद में तीसरे बहुत बड़े रचनाकार के तौर पे त्रिलोचन जी, जिन्हें वासुदेव सिंह भी कहते हैं, उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है उन पे बात करेंगे और साथ में हम पीवाईक्यू भी करते चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। किसी भी एग्जाम के लिए आप देखें तो प्रगतिवाद से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम यहाँ पे पूरी कोशिश है कि एक तरीके से साइंटिफिक मेथड से आपका कवर हो। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले त्रिलोचन जी के संबंध में देखें तो ये प्रगतिवाद के एक महत्वपूर्ण कवि वासुदेव सिंह। इनकी कविताओं के केंद्र में क्या है? इनकी कविताओं के केंद्र में है गांव। गांव है, और गांव ही नहीं, गांव की जो समस्याएं हैं, गांव की समस्याओं को भी हमारे सामने रखते हैं। इनका है अमोला करके, अमोला 1990 में अवधी भाषा में ये इनकी कृत है। अमोला 1990 में आया और अवधि में है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें 27 तो बरवे संग्रहित है। बरवे, बरवे मतलब हम जब मातृक छंद पढ़ते हैं तो उसमें बरवे, उल्लाला, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। और जैसा मातृक में 27 तो बरवे इसमें जो है संग्रहित है। वैसे इनकी कविताओं पे आपको कविताओं में देखने को मिलेगा तो संस्कृत का प्लस अवधी भाषा का प्रभाव, जैसे नागार्जुन जी को पढ़ते हुए मैथिली में, अवधी में, संस्कृत में, सभी में लिख रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि बरवे, कुंडलिया, रोला जो छंद के अलग अलग पुराने छंद हैं, वो त्रिलोचन जी की कविताओं में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए तो इनके इनके लिए एक चीज कहा जाता है कि ये सोनेट के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। त्रिलोचन के लिए कितने रोचक और रमणीय ढंग से सोनेट यानी सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। और मुक्तिबोध ने तो इन्हें कहा कि ये जो है अवध के किसान कवि है। और इतना ही नहीं, बच्चन जी ने इनके संबंध में कहा है, त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया। जैसे ग्रेस मार्क होता नहीं कि जैसे 17 नंबर में पासिंग मार्क है और फिर 17 नंबर ग्रेस मार्क देके 16 चलो भाई किसी भी तरह आप बस पास हो जाओ। तो बच्चन जी ने ये कहा। और इतना ही नहीं थी, तो बच्चन जी ने ये भी कहा कि ये तो आत्मविश्लेषण के कवि है। तो काफी महत्वपूर्ण ये रहे हैं एक तरीके से त्रिलोचन जी प्रगतिशील दौर के कवियों में। और इनकी हम रचनाओं पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इनकी रचनाएं हैं, अब हम कैसे याद करेंगे, और ट्रिक यही सामने जो है उसी को देख के हम लोग सोचेंगे कि कैसे याद किया जा सकता है। आपको इमेजिन करना है कि त्रिलोचन के संबंध में क्या कहा जा रहा है कि वो अवध के किसान कवि हैं, है ना। अब अवध का जो किसान कवि जो सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध है, तो मान लीजिए कि ये अवध जनपद के एक कवि त्रिलोचन जी हैं। यहाँ पे आपको इमेजिन करना है इनके बारे में कि यहाँ पे ये खड़े हैं, ठीक है। मुझे जैसा लग रहा है मैं इमेजिन करके बता रही हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये कौन खड़े हैं? त्रिलोचन जी। और त्रिलोचन जी कह रहे हैं कि देखो, ताप का ताया हुआ दिन है, दिगंत यानी दिन का अंत, मानिए कि दिगंत दिगंत है लेकिन ताप का ताया हुआ दिन है। एक तरफ मेरे में देख रहा हूँ गुलाब है, दूसरी तरफ बुलबुल है। यानी त्रिलोचन कह रहे हैं कि देखो, मैं उस जनपद का कवि हूँ जिसके ऊपर ताप के ताए हुए दिन है। एक तरफ गुलाब है, एक तरफ बुलबुल है, और नीचे धरती है। मतलब समझ रहे हैं? देखिए भाई, जिसको समझ में आएगा वो किसी तरह देख लेगा, बाकी तो मैं बहुत अच्छा ट्रिक नहीं बना पाती। देखिए, ये कह रहे हैं एक तरफ तो धरती है, ये त्रिलोचन जी हैं, ठीक है। त्रिलोचन जी कह रहे हैं देखो भाई, मैं बीच में खड़ा हूँ, हाँ। एक तरफ मेरे क्या है, गुलाब है, एक तरफ मेरे बुलबुल है, और नीचे धरती है, और ऊपर क्या है, ताप के ताए हुए दिन है। अब भाई मैं कहाँ का हूँ? अवध का कवि हूँ। तो मैं अवध जनपद का कवि हूँ। मेरे पास है क्या? एक कवि के पास क्या होता है बोलने के लिए? शब्द होता है। उसी के माध्यम से वो कितना धारदार बोलता है, लिखता है। वही कहता है, मैं तुम्हें सौंपता हूँ अर्घान, में तुम्हें वही सौंपता हूँ क्या? शब्द। फूल नाम है, यानी मैं गुलाब और
बुलबुल में से गुलाब को चुन रहा हूँ, गुलाब एक फूल है। अब गुलाब एक फूल है, तुम्हें सौंप रहा हूँ, कुछ चीजें मुझे अनकही लग रही है, मतलब कहना तो है लेकिन अनकही है, कह नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं कह पा रहा हूँ भाई, सबका अपना अपना आकाश है, कौन कैसे कह रहा है। चैती और अमोला। अब यहाँ पे हम फिर से इमेजिन करते हैं, ठीक है। अब देख नहीं रहे हैं, हमको क्या करना है, इमेजिन करना है कि देखिए अब याद कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे ना तो ही शायद याद कर पाएंगे, और कुछ थोड़ा सा निमोनिक्स टेक्निक से करेंगे तो शायद हो पाएगा। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने क्या बनाया था, ये धरती है, यही किया था ना, कि ये मान लीजिए ये धरती है, इन्होंने कहा नीचे धरती है, और यहाँ पे त्रिलोचन जी खड़े हैं, और ये कहाँ के हैं, अवध के कवि। तो कह रहे मैं अवध जनपद का कवि हूँ, एक तरफ मेरे गुलाब है, एक तरफ बुलबुल है, ऊपर से ताप पे हुए ताए दिन है, वो भी दिगंत, दिगंत से ताप से ताए हुए दिन है। अब नीचे इन्होंने तो पहली रचना इनकी धरती हो गई, दूसरी रचना गुलाब और फूल हो गया। धरती जो इनका आया है 1945 में है धरती, गुलाब और फूल 1956 में, दिगंत इनकी रचना है 1957 में, जस्ट एक साल बाद। फिर ताप के ताए हुए दिन 1980 में। तो और इनके अलावा ये क्या कह रहे हैं कि मेरे पास अवध का कवि हूँ, मेरे पास है क्या, शब्द ही तो है, और मेरे पास शब्द है तो मैं अर्धान तुम्हें क्या सौंपूंगा, जो सौंपना होगा तो मैं तुम्हें क्या सौंपूंगा, शब्द ही सौंपूंगा। लेकिन मेरे जो शब्द होंगे ना, फूल नाम है एक, फूल नाम यानी मैंने गुलाब का चुनाव किया तो फूल नाम है एक, अनकही भी कुछ कहनी भी नहीं, कुछ कहना भी चाहता हूँ नहीं भी कह पाऊँ, और सबका अपना अपना आकाश होता है। देखिए अवध के कवि ने गुलाब का चुनाव किया, गुलाब एक फूल था, नीचे धरती है, दिगंत ताप के ताए हुए दिन। अब देखिए यही है ना रचना, धरती 1945, गुलाब और फूल 56, दिगंत ताप के ताए हुए दिन 80, 80 में ही देखिए इनके ताप के ताए हुए दिन और शब्द भी है। उस जनपद का कवि 81, अर्धान 84, 85 में तुम्हें सौंपता हूँ फूल नाम है 85, 85 में भी देखिए तुम्हें सौंपता हूँ फूल नाम है एक, दोनों, और 85 में अनकही कुछ कहनी वो भी 85 में है। सबका अपना अपना आकाश 87, और 87 में एक चीज ये देखिए कि कई रचना के सन मैच कर रहे हैं, जैसे ताप के ताए हुए दिन और शब्द 80 में दोनों, तुम्हें सौंपता हूँ 85 में फूल नाम है एक, 85 में अनकहनी वाला भी, 85 में 87, सबका अपना आकाश 87 में चैती, और 90 में अमोला। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से किसका कंप्लीट कर लिया है, त्रिलोचन जी का। अब जो कुछ हमें क्वेश्चन करना था वो कर लेते हैं, एक क्लास और आएगा और मार्क्सवाद से रिलेटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब खत्म हो जाएगा। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहते हैं। अब तो इसको आंख बंद करके आप लगा लेंगे, उस धारा को क्या कहेंगे, ठीक है। मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति तो प्रगतिवादी धारा में होगा। मूल चेतना कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से अनुप्राणित है। हिंदी के उन साहित्यकारों पर भौतिकवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा जो सामाजिक यथार्थ शोषण के विरुद्ध विचारों को रखते थे। सन 35 में E.M. फोस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना। 36 में सज्जाद जाहिर मुल्क राजानंद के प्रयास से इसकी ब्रांच खुली। प्रेमचंद जी ने अध्यक्षता की लखनऊ में। बाकी केदारनाथ जी, रामविलास शर्मा, नागार्जुन रांगे, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, ये सभी लोग प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है, अब देखिए नागार्जुन जी, देखिए मछली देख रही है आपको प्यासी पथराई आंखों से, है ना। तो युगधारा 53, सतरंगों पंखों वाली, भस्मांकुर 71, तालाब की मछली 75, तुमने कहा था, बाकी यात्री नाम से लिखते थे। प्रगतिवाद का आधार क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, भाई उन्हीं से तो प्रभावित थे। जमुन जल तुम, हे मेरी तुम जमुन जल तुम, किसने अपनी पत्नी की याद में लिखा था, याद आया, केदारनाथ जी ने लिखा था ना। आरंभिक दौर में वैसे बालेंदु नाम से लिखते थे। बाकी युग की गंगा नीत के बादल फूल नहीं रंग बोलते हैं, मार प्यार की थापे कहे केदार खरी खरी, सब याद तो कराए हैं। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, ऐसा है क्या, प्रकृति और कल्पना लोक में वो सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर किया, बिल्कुल सही बात है, किया कि नहीं किया, सबको चेतनशील बना दिया।
प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से है, बिल्कुल है, मार्क्सवाद ही है और सामाजिक यथार्थ से भी जुड़ा है। जनजीवन में वो प्रकृति प्रेम नहीं, वो तो कहता है कि समाज में जो यथार्थ है, सच्चाई है, उसको सामने ले आओ, उसकी ज़रूरत है। तो मार्क्सवाद से प्रेरित है, यथार्थवाद की बात करता है और सबसे पहले इसका प्रयोग 1942 में मुक्तिबोध ने एक लेख था, मुक्तिबोध का प्रगतिकोड, प्रगतिवाद एक दृष्टि आयामी, उसमें किया था। किस स्तर की संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय है। मैं उस जनपद का कवि हूँ। किस जनपद का? अभी हमने बताया ना। ये देखिए अब कैसे याद करेंगे। जैसे हुआ कि मैं उस जनपद का कवि हूँ, मतलब अवध का कवि हूँ। अवध का कवि कहाँ खड़े थे? एक तरफ उनके क्या था? बुलबुल था, नीचे क्या था? धरती था। एक तरफ क्या था? बुलबुल है, धरती है, गुलाब है, ऊपर ताप के ताए हुए दिन है। ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा आपको, धरती, ताप के ताए हुए दिन सारे। बाकी नागार्जुन जी का हम लोगों ने देख ही लिया था, अग्रवाल जी का। केदारनाथ अग्रवाल का अपूर्वा युग की गंगा, नीत के बादल देख लिए हैं। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? अभी जैसे हमने बात किया था, वासुदेव सिंह। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है, इनका उपनाम त्रिलोचन था। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कहा था। बाकी ये धरती, गुलाब, बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए दिन, सब तो अभी अभी हमने देखा है। नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। देखिए इसमें है कि कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। कला और बूढ़ा चाँद जो है ये इनकी नहीं है, क्योंकि ये पंत जी का है। इस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को कला और बूढ़ा चाँद पे 1960 में साहित्य अकादमी भी मिला था। जबकि बादल को घिरते देखा, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंत्रित मुस्कान, पांच फुट भारत माता के, रविंद्र के प्रति कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद, ये सब नागार्जुन जी की काव्य है, नागार्जुन जी के काव्य है। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले कौन थे? कबीर के बाद जो है कौन थे? नागार्जुन जी, वैद्यनाथ मिश्र। ये शुरुआती दिनों में यात्री उपनाम से लिखते थे। नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार और मैथिल के श्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं। ये वामपंथी विचारधारा के एक महान कवि हैं। इन्होंने प्रकृति और विश्व, भारतीय किसानों के जीवन को, उनकी विभिन्न समस्याओं को, शोषण की अटूट परंपरा को और भारतीय जनता के संघर्ष शक्ति को अत्यंत सशक्त ढंग से रखा है। द्वंदात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्य धारा से है? किससे होगा? प्रगतिवाद काव्य हम लोग पढ़ ही रहे हैं। इसके तहत कौन सा विचार अमान्य है? देखिए समाजवाद, यथार्थवाद, रूपवाद, सौंदर्य की बात है इसमें। प्रगतिवाद जो है द्वंदात्मक भौतिकवाद पे आधारित है। राजनीति में समाजवाद या साम्यवाद, यथार्थवाद, पदार्थवाद। साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा है। इस युग के कवि जीवन के यथार्थ धरातल पर अवतीर्ण कर समाज के यथार्थ जीवन को देखते हैं और उसी को अभिव्यक्त करते हैं। प्रगतिवादी कवि आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, जन्म, जन्मधारणा, इन सब पे बिलीव नहीं करता, मतलब बहुत ही लॉजिकल है। ये कभी ना कभी आपने सुना होगा, अबे सुन बे गुलाब भूल मत कर, पाई खुशबू रंगो आप। ये किसकी पंक्तियां हैं? कुकुरमुत्ता गुलाब को किस तरीके से कहता है। और निराला की प्रसिद्ध कविता है, पूंजीवादी सभ्यता पर करारा व्यंग है। प्रगतिवादी कवि कौन है? मुक्तिबोध, अग्रवाल जी। तो हमने केदारनाथ अग्रवाल जी को देख ही लिया है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, अज्ञेय जी। प्रयोगवाद में पढ़ेंगे नागार्जुन, दिनकर, मुक्तिबोध, ये सभी हैं। युगधारा मछली किधर बहेगी? धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल कौन? सतरंगों पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछली, हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों का कोरस, सब। और नागार्जुन जी को भस्मांकुर पर एक खंड काव्य है, बरवे छंद में लिखा गया है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल, रामकुमार वर्मा, रामधरस में शिवमंगल सिंह सुमन। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये अलग था, यूजीसी नेट में आया था। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, आज नदी बिल्कुल उदास थी। ये पंक्तियां इनकी प्रमुख काव्य पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल जी की। आज नदी बिल्कुल उदास थी बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी युग की गंगा 47, नींद के बादल 47, फूल नहीं रंग बोलते 65। इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? केदारनाथ, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन। तो हम लोग देख लिए जो है केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000, वासुदेव सिंह, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन आदि सभी प्रगतिवादी कवि हैं। जबकि भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे तार सप्तक में हमें पढ़ना है। हरिजन गाथा किसकी रचना? हरिजन गाथा धूमि, लीलाधर जुगड़ी, नागार्जुन, आलोक धनवा। हरिजन गाथा किसकी रचना है?
हरिजन गाथा नागार्जुन। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जुगड़ी। दुनिया रोज बनती है 98। आलोक धनवा का है। मोचीराम सुदामा पांडे धूमिल। जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पे आप देखिए, नागार्जुन 1911 से 98, भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 85, त्रिलोचन 17 से 7, नरेश मेहता 1922 से 2000। एक क्लास और आएगा और फिर हम उसमें सिमंगल सिंह सुमन का और रांगे राघव जी का ले लेंगे, और एक क्लास जो है आपका प्रगतिवाद का पूरा क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी। आज के लिए इतना ही, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।